उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का दंगल इतना तीखा होता जा रहा है। दोनों पक्षों के लिए ये उपचुनाव सामान्य उपचुनाव नहीं है, ना अखिलेश यादव के लिए और ना भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो दिख भी रहा है दोनों दलों के क्रियाकलापों में। अखिलेश यादव की पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में जो चमत्कारिक परिणाम हासिल किया, उस प्रवाह को बनाए रखने का टेस्ट है, इम्तिहान है ये बाई इलेक्शन। लोकसभा में जो समाजवादी पार्टी की स्थिति बनी, क्या वह स्थिति अभी कायम रख पाएगी समाजवादी पार्टी? ये चुनौती अखिलेश यादव के सामने है, क्योंकि इसके बाद फिर जो इम्तिहान होगा वो फाइनल है 2027 में। उससे तो फिर राजयोग है कि नहीं है यही तय हो जाएगा। ऐसी ही स्थिति भाजपा के सामने भी है। लोकसभा चुनाव में जो निराशाजनक नकारात्मक परिणाम भाजपा के खाते में आया, उस परिणाम के से भाजपा उबर पाई है कि नहीं, ये चुनौती भाजपा के सामने है। दूसरों को संदेश क्या देना है छोड़िए, अभी तो भाजपा के सामने समस्या यह है कि अपने पार्टी के काडर समर्थक कार्यकर्ताओं को संदेश तो जाए, वो तो मैदानी संघ में हिम्मत के साथ खड़े हों। और उसके लिए ये जरूरी है कि इस 10 सीटों के छोटे दंगल में भाजपा अपना पराक्रम दिखाए। तब तो उसके कार्यकर्ता को लगेगा चलो छोड़ो, लोकसभा में जो हो गया सो हो गया, लेकिन पार्टी में अभी करंट है। और यही करंट पार्टी में करंट है, यही चुनौती अखिलेश यादव के सामने और यही चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने। भाजपा ने व्यवस्थित ढंग से इन बाई इलेक्शंस के लिए अपना प्रचार शुरू कर दिया। 2-2 सीटें पांचों प्रमुख लोगों ने बांट ली। 2 सीटों की जिम्मेदारी योगी जी के पास, 2 की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य के पास, 2 की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक, 2 भूपेंद्र सिंह और 2 धर्मपाल सिंह। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने ऐसा अपने पास कोई सीट का प्रभार नहीं रखा, लेकिन 6 सीटों पर उन्होंने प्रभारी उतारे हैं, जिसमें कटहेरी सीट पर उन्होंने अपने चाचा को जिम्मा दिया है, शिवपाल सिंह यादव को। मिल्कीपुर अयोध्या भाजपा फैजाबाद सीट हारी तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाजपा अयोध्या हार गई। हालांकि अयोध्या विधानसभा में भाजपा को लीड मिली थी, लेकिन उसका नैरेटिव देश भर में यही बना कि भाजपा अयोध्या हार गई। भाजपा के लिए बड़ा अपमानजनक स्थिति बन गई थी। ये फांस उसके अंदर तक धस गई, अंदर तक पैवस्त हो गई है। अब उसी मिल्कीपुर में फिर बाई इलेक्शन हो रहा है अवधेश प्रसाद पासी के इस्तीफा देने के कारण, वो लोकसभा में आ गए। मिल्कीपुर नाक का सवाल हो गया। भाजपा चाहती है कि भाजपा ने अयोध्या हारी, इस नैरेटिव से उसको जितना नुकसान हुआ वो मिल्कीपुर को जीतकर उसमें कुछ डैमेज कंट्रोल कर ले। भाजपा ने रामपुर की सीट जीती थी जब, तो वो उसके लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि वहां बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों की है, 52%, 55% के आसपास। अब एक उतना तो नहीं, लेकिन करीब 40% मुस्लिम आबादी के साथ अब बाई इलेक्शन में एक सीट है सीसामऊ, कानपुर जिले की। सीसामऊ में भाजपा को ये देखना है, ये इम्तिहान देना होगा कि वो रामपुर और स्वार टांडा वाला प्रदर्शन सीसामऊ में दोहरा सकती है कि नहीं। हालांकि अभी कल मुख्यमंत्री वहाँ थे तो उन्होंने आश्वस्ति जताई कि अगर हम रामपुर जीत सकते हैं तो सीसामऊ भी जीतेंगे। इसी में अखिलेश यादव की सीट करहल है, जहाँ से वो विधायक थे, उनके इस्तीफे के कारण खाली हुई है। वो भी बड़ी सीट है, बड़ा युद्ध है वहाँ। समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूत स्थिति में रहती है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि उनके करहल को आप मानकर चलिए कि सैफई परिवार का आंगन है, वो भी एक तरह का विस्तारित आंगन, एक्सटेंडेड आंगन। वहाँ समाजवादी पार्टी से लड़ना होगा भारतीय जनता पार्टी को। तो कुल मिला के दोनों पार्टियों को और दोनों बड़े चेहरों के लिए भी ये चुनाव व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रतिष्ठापूर्ण हो गया।
योगी जी के लिए भी और अखिलेश यादव जी के लिए भी। इसीलिए शायद इस चुनाव के प्रचार में तीखापन बढ़ता जा रहा है। योगी जी ने कहा कि टोपी लाल है सपाइयों की, लेकिन कारनामे काले हैं। तो अखिलेश यादव ने उस काले लाल टोपी और काले कारनामे के जवाब में एक लंबा चौड़ा आलेख लिख दिया और उनका प्रेम, बंधुत्व, सौहार्द, मोहब्बत का प्रतीक है लाल रंग, और कुछ लोगों को इससे चिढ़ है। उपचुनाव की राजनीतिक लड़ाई लाल रंग पर आकर टिक गई, और ये लाल रंग पर भाजपा और सपा की लड़ाई नई नहीं है। याद कीजिए 2022 के विधानसभा चुनाव में भी एक पड़ाव ऐसा आया था जब भाजपा और कांग्रेस और सपा के बीच में लड़ाई होने लगी थी लाल रंग को लेकर। तब डिंपल यादव जी ने उसी लड़ाई के दौरान योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र पर तंज कस दिया था, उसको लेकर बड़ा बायबेला मचा था। तो लाल रंग भाजपा और सपा के बीच में राजनीतिक टकराव का पुराना कारण रहा है, पुरानी वजह रही है। वो फिर चुनाव आया तो फिर निकल कर आ गया वही लाल रंग। एक गाना था ना, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। तो लाल रंग उत्तर प्रदेश में राजनीति को छोड़ने वाला नहीं लग रहा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखकर मैं गया मैं भी हो गया लाल। तो कुल मिला के स्थिति है कि अब लड़ाई आ गई लाल पर। हमारे साथियों ने इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, पूरे संदर्भ को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराऊंगा और फिर बहस में चलूंगा। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। जिनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों वाला उपचुनाव तमाम दांवपेच की जंग में अब रंग तक आ पहुंचा है। सीएम योगी लगातार हर सीट का दौरा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर जमकर वार कर रहे हैं। वहीं कानपुर पहुंचे सीएम योगी ने अयोध्या और कन्नौज कांड की कड़ी में समाजवादी पार्टी के कलर पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि इनकी टोपी लाल है लेकिन कारनामे काले हैं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। इससे पहले पीएम मोदी ने भी 2021 में गोरखपुर की एक रैली में सपा की लाल टोपी को रेड अलर्ट बताया था। तब अखिलेश यादव ने इस लाल को बदलाव का इंकलाब कहा था। अब सीएम योगी के बयान पर लाल रंग पर लिखे लंबे चौड़े लेख में पूजनीय शक्तियों के साथ साथ प्यार का प्रतीक बताया है। लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। जिनके जीवन में प्रेम मिलन, मेल मिलाप का अभाव होता है, वो अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। लाल रंग शक्ति का धारणीय रंग है, इसलिए कई पूजनीय शक्तियों से इस रंग का सकारात्मक संबंध है। लेकिन जिन्हें अपनी शक्ति ही सबसे बड़ी लगती है, वो लाल रंग को चुनौती मानते हैं। इसी संदर्भ में ये मनोवैज्ञानिक मिथक भी प्रचलित हो चला कि इस कारण शक्तिशाली सांड भी लाल रंग देखकर भड़कता है। कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग। देखिए, जो काले रंग की टोपी पहनते हैं, उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा।
सीएम योगी के बयान ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक को लाल कर दिया। लेकिन एक सवाल ये भी शोर कर रहा है कि उपचुनाव की बिसात पर हिंदुत्व वाली शैली, विकास को लेकर बैठ के और एक के बाद एक ऐसे बयान, ये संयोग है या प्रयोग? क्योंकि अयोध्या, खैर, सीसामऊ, जहां जहां भी सीएम गए वहां वहां अलग ही अंदाज में दिखे हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से लेकर जिन्ना और अब लाल टोपी पर तंज करते दिखे हैं। क्या विपक्ष के पास इन तंज का कोई तोड़ है? क्योंकि सीएम योगी ने तो कभी न जीतने वाली सीट सीसामऊ पर भी बड़ा दावा कर दिया। वहीं उपचुनाव की बिसात पर दोनों खेमों के लिए सीट शेयरिंग भी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के सहयोगी दलों के अपने दावे हैं तो सपा के सामने कांग्रेस का 10 में से 5 सीटों वाला दावा भी बड़ा कठिन हो गया है। बहरहाल उपचुनाव के इस रण में सीएम योगी एक के बाद एक सीट पर जाकर जीत का मंत्र दे रहे हैं, रोजगार मेले लगवा रहे हैं, नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं विपक्षी खेमे से कोई बड़ा नेता किसी भी एक सीट पर नहीं पहुंचा। ऐसे में सवाल ये, योगी ने तो संभाल ली कमान, विपक्ष का क्या है प्लान? सवाल ये भी कि उपचुनाव की ये लड़ाई लाल रंग पर क्यों आई? लाल रंग पर लड़ाई क्यों आई? ये लड़ाई पुरानी है। पिछले 5-7 साल में लगभग हर चुनाव के पहले ये लाल रंग की लड़ाई आई उठी है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। आनंद दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद जी का स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कपीश जी का स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का स्वागत है। विकास श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, विकास जी का स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी, आपसे बात शुरू करूंगा। सामान्यतः बाई इलेक्शन बहुत चर्चा का विषय नहीं बनते, और जब सरकार के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो, मोर देन कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो, तब उपचुनाव बहुत रिलेवेंस भी नहीं रखते। माना जाता है कि भाई ठीक है, लड़ने के लिए लड़ लो। लेकिन ये उपचुनाव दोनों शक्ति समूहों के लिए, इधर वाले के लिए भी, इधर वाले के लिए भी, एक के सामने चुनौती ये है कि अब लोकसभा में जो टेम्पो बना वो कायम है कि नहीं, इसका टेस्ट। और बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि भाई लोकसभा में आपका जो गिरावट आई वो गिरावट जारी है या आपने उस गिरावट को पलट पाए है। उसी के चलते मुझे लग रहा तनाव ज्यादा बढ़ रहा है, फिर वो लाल रंग तक आ रहा है। अमिताभ जी, तनाव इसमें कहीं दो राय नहीं है, एक ही तरफ बढ़ रहा है। वो तनाव है सत्ता। सत्ता मधुमस्त है, सत्ता को विकास से कोई लेना देना नहीं है, और टीका टिप्पणी से बाज भी नहीं आना है। अरे रक्त का भी कलर लाल है, प्रेम का और सौहार्द का कलर भी लाल है। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो रेड रोज ही देता है। खैर वो योगी जी को कहां पता होगा। और एक चीज और भी याद दिला दे, जिन लोगों को लाल रंग से नफरत है उनको कभी शासक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना तो घर बसाते हैं और ना उसकी जिम्मेदारियां जानते। ऐसे लोगों पे काली टोपी शोभा देती है। मन काला हो, तन काला हो, टोपी काली हो तो एक सुटेबल चीजें बैठती। माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे, जिस ओछी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कलर एक विशेषता होती है। आपको अगर काले कारनामे कहने हैं तो उससे लाल टोपी जोड़ने की क्या जरूरत? काली टोपी जोड़ लो। क्या आपको बृजभूषण सिंह के कारनामे नहीं दिखाई देते? क्या आपको ब्रजेश सिंह के कारनामे नहीं दिखाई देते? क्या आपको सेंगर के कारनामे नहीं दिखाई देते? क्या बीएचयू के आपके जो ये आईटी सेल के लड़के उनके कार्य नहीं दिखाई देते? क्या हाथरस के अंदर नहीं दिखाई देते? क्या फर्रुखाबाद के अंदर नहीं दिखाई देते? क्या आगरा के अंदर नहीं दिखाई देते? क्या आपको कन्नौज और इलाहाबाद और आपको अयोध्या के अंदर नहीं दिखाई देते? कहां नहीं दिखाई देते आपके काले कारनामे? और कहां कारनामे नहीं है काले? अयोध्या में खून चूस लिया पहले,
आपने भूमि के किसानों का, और अब आप सर्किल रेट बढ़ा दिए क्योंकि वहां पे गुजरातियों को आपने ज्यादा जमीनें दे दी। उन किसानों का खून चूस रहे हो क्योंकि वो लाल है, इसलिए आपको काले रंग से बड़ा प्रेम और अनुराग हो गया है। ठीक। काले कारनामे भी आप ही के और काली टोपी भी आपकी, ठीक, काला कमल मन जी। भी आपका। ठीक, और कमल जी, ये एक- चीज एक बाकायदा जो है ठीक, जनता ने बता दिया इनको ठीक, लोकसभा में, ठीक, और भी इसीलिए फिर उपचुनाव में बता देगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक सेकंड टेस्ट भी जरूरी होता है। कई बार क्या होता है जब कोई बहुत विचित्र रिपोर्ट देह की आ जाती है जांच में, तो डॉक्टर कहते हैं एक बार और टेस्ट करा लो, क्या इस ताकि पुख्ता हो जाए। ये सेकंड टेस्ट है, जैसे सेकंड ओपिनियन और सेकंड टेस्ट देह के संदर्भ में होता है, सियासत में भी होता है। ये बाई इलेक्शन सेकंड टेस्ट है जो ये बताएगा कि लोकसभा का जो नतीजा था वो कोर्स करेक्शन में गया या जैसा है वैसे ही चलेगा। इसलिए मैंने कहा दोनों के लिए चिंता का, तनाव का बराबर का कारण है। आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी कह रही कि भाई पहले तो हालांकि उन्होंने कहा था कि रंग का को बीच में क्यों लाए, लेकिन फिर वो काली टोपी को ले आए, बोले ना लाल नहीं काला रंग लाओ, काला चलेगा। और उन्होंने कहा मन भी काला, तन भी काला, टोपी भी काली। देखिए, गोस्वामी जी ने ऐसे ही लोगों के लिए कुछ लिखा है। वैसे कपीश भाई को उसमें नहीं जोड़ता हूँ, आदमी अच्छे हैं, बाकी इनकी पार्टी के और बाकी लोग, कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। देखने में सुंदर भी है इनके पार्टी, लेकिन अगर मन को देखेगा तो विष भरा, विष वमन होता है। इन्होंने कहा रक्त का रंग लाल होता, हम तो मान ही रहे, लेकिन उसी रक्त को बहाने से इनको बड़ा प्यार रहा है। उत्तर प्रदेश में जब ये सत्ता में रहे हैं तो दंगों में कैसे रक्त बहे, हमेशा इसकी चिंता समाजवादी पार्टी करती है। वो चाहे मुजफ्फरनगर रहा हो, चाहे मथुरा रहा हो, चाहे बरेली रहा हो, चाहे प्रतापगढ़ रहा हो जहां डीएसपी जियाउल हक की हत्या कर दी गई। तो ये एक तो नहीं, ऐसी लंबी फहरिस्त है जहां इनको रक्त से प्यार था, लाल खून कैसे सड़कों पे बहे उससे प्यार। इन्होंने कुलदीप सेंगर की बात, अरे साहब कुलदीप सेंगर को जेल में हमारी ही सरकार ने भेजा है। उनके आभा मंडल को बढ़ाने का काम तो आप ही लोगों ने किया था। उनके पूरे परिवार को राजनीति में जितना बढ़ाने का काम अखिलेश जी ने किया था, बताइए इन्होंने टिकट दिया था या नहीं दिया था, विधायक बनाया था या नहीं बनाया। लेकिन खैर ये भूल जाते हैं कि ये किस किस को क्या क्या बनाते रहते हैं और फिर किस किस को कैसे राजनीति में आगे बढ़े। लेकिन मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती, वो गाना था ना, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, था ना राजेश खन्ना वाला। तो उत्तर प्रदेश की जनता जब ये लोग थे तो यही कहती थी, ये लाल रंग कब उत्तर प्रदेश छोड़ेगा। और हम ही नहीं कह रहे, ये तो मायावती जी भी कहती थी। भाई समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी मायावती ने कहा था, उन्होंने नारा भी दिया था। तो समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है उसको उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और ये जो उपचुनाव के नतीजे आएंगे ना, उसमें इनको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रंग भारी है, और तब इनका जो रंग बदलेगा वो आप देखिए। एक अमिताभ जी 10 सेकंड। जी जी भैया बोलो, फिर मैं विकास जी के पास जाना। जी सब लोग विकास ढूंढ रहे हैं और विकास हमारे साथ हैं। नहीं, हाँ, एक चीज हम इनको कहते चले, जी शायद भूल गए हैं ये। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, अब वज्रदेव दानव दलन, दानवों का दलन करना है। और हमारी जनता ने मिलकर किया है लोकसभा के अंदर। जय 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 कपिशूर। मैं सिर्फ इतना जवाब इसलिए दिया हूं कि एडीआर की रिपोर्ट है 55 इनके सांसद और विधायक हीनियस क्राइम है और उसमें विचारण चल रहा है। ये इतने किसी पार्टी में नहीं, सारी पार्टियों को मिला दिया जाए तो भी 55 नहीं। और ये हकीकत है। योगी आदित्यनाथ जी पे खुद 302 का मामला, 307 का मामला, उनको माननीय न्यायालय पर भरोसा नहीं। भूल गए आप बताइए कि जिस तरीके से गायत्री प्रजापति जी भूल गए जी पर से चिन्मयानंद पर से केस उठा लिया, बहन बेटियों का बलात्कारी, यौन अत्याचारी, उसके ऊपर से भोगी बन गया।
एक योगी ने उसके ऊपर से केस उठा लिया। ब्राह्मण इन्हीं बेटी की थी, सरकार में जो बेटी पत्रकार को जिंदा जला दिया शाहजहांपुर गया में, और उसका किसने यौन जलवाया? उत्पीड़न करने इन्हीं वाला के पार्टी स्वामी के मंत्री ने। जिसके अब आप ये ऊपर से बताइए, योगी आदित्यनाथ और के गायत्री काले प्रजापति कारनामों जी ने को तो ये उनके ऊपर से आरती केस उठा लेकर लिया। आरती उतारते और रहे, जितने पूरा परिवार दंगे आरती हुए, उतारता रहा उसके सब कि आप अभियुक्त इसी तरह भारतीय आइए, जनता पार्टी के और लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है। अभी लगातार इनके लड़कों से लेकर बुढ़ों तक की गलती हो रही है। पहले तो लड़कों से गलती होती थी, अब चच्चा को गलती कर रहे हैं। जब अब भारतीय आप जनता पार्टी सत्ता में नहीं इनका होती जो है तो मॉडल दंगा है करती अमिताभ है, जी, और जब सत्ता में आ जाती है तो लखनऊ दंगा कन्नौज करती मॉडल है। आपने देख लिया। यही हकीकत पहले ये लड़कों बात की को गलती होती साबित करता है अमिताभ थी, जी अब चच्चा कि लोगों भारतीय की गलती हो रही है, दंगे की लेकिन पार्टी उस है। पर ये लोग जब ये बोलते सत्ता में नहीं नहीं होती है तो ये दंगा करती है, जब ये सत्ता में आती है तो दंगे रोकते गैंग है या सिलेक्टिव एग्रेशन गैंग? देश में ठीक जो ये बात का सिलेक्शन ठीक, कर कपिल रहे जी हैं कि रोकेंगे, हम आनंद जी एक बार रोकेंगे। मैं विकास जी और रोहित अग्रवाल जी को भी बहस में ले आऊं। ये ठीक है कि मुख्य मुकाबला आप ही दो के बीच में है, बाई इलेक्शन में भी और मेन इलेक्शन में भी, लेकिन जो साथ में है उनको भी मौका अवसर रहना चाहिए। विकास जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार भैया। चर्चा आई थी कि भाई 5 सपा की सीटें हैं, 5 सपा लड़े और 5 बाकी जो खाली है वो हमको दे दे। इसी आशा और उम्मीद से आपने 10 प्रभारी भी उतार दिए थे वक्त से पहले कि भाई ताकि झोला रख दो बस पे है सीट पे, फिर नीचे चाय पीने जाओ, ताकि सनद रहे कि भाई हमारा भी एक है। अभी क्या स्थिति बन रही है कुछ? और एक पेच और मुझे दिख रहा फंसता हुआ। समाजवादी कपिश जी की पार्टी के कई उत्साही नेताओं ने सोशल मीडिया पे डाल दिया राहुल गांधी और अखिलेश यादव फोटो लगा के कि राहुल जी उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति खराब थी, लेकिन भैया ने आपका हाथ पकड़ा और आपको भी गंगा पार कराई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हरियाणा और महाराष्ट्र और सब जगह समाजवादी पार्टी को सीटें दी जाएं। इधर आपने 5 मांगी, उधर उन्होंने कहा हरियाणा में लाओ। विकास जी कुछ पेच फंसता दिख रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जी ने एकजुटता का परिचय दिया, क्योंकि समाज में की डिमांड थी। इस उत्तर प्रदेश में जो 26 करोड़ मतदाता है उसको लगातार धर्म जाति नफरत के नाम पर ठगा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ थी, है और हमेशा दिख रही है आपको। रहा जो कार्यकर्ताओं का जनभावना का जो पार्टी, दोनों ही पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर सिद्धांतों पर बनी हुई है, दोनों ही पार्टी लोकतंत्र की इज्जत करती है, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। अगर समझौता हुआ है तो 50-50 का समझौता होता है, या एज ए कार्यकर्ता भी बोलता हूँ, एज ए पार्टी जिम्मेदार प्रवक्ता भी। और रहा सवाल, लोग अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में स्थापित है, काम कर रही है, और जो क्षेत्रीय पार्टी है अगर वो अपना विस्तार प्रचार प्रसार आगे करना चाहती है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं, पर सब कुछ तर्कों पर, मुद्दों पर होता है। अगर मुद्दा आधारित राजनीति होगी, आवश्यकता होगी। विकास बाबू, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र और भाईचारा और सद्भाव नहीं था, वहां मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही थी। वहां तो आपने इनकी इतनी बेइज्जती कर दी थी कि ये बौखला गए थे, ललकार दिए थे, बोले लाओ गुड्डू बंदूक ला रहे हैं आज ही फरियाले। वो तो बड़ा मुश्किल में शांति हुई, नहीं तो बवाल हो गया था जब कमलनाथ ने कह दिया था कौन है अखिलेश बखिलेश, और रात भर बैठाया आप लोगों ने इनको और एक सीट नहीं दी। अखिलेश जी ने 10 बार हेलीकॉप्टर उतारा फिर मध्य प्रदेश में इसी जिद में। देखिए, राजनीति में कोई भी निर्णय जब कई सारे दल को लेकर एक समान विचारधारा के सारे दलों को इकट्ठा करना होता है, तो जो इनिशिएटिव लेता है उसको अपना हृदय विशाल करना पड़ेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में रिस्पॉन्सिबल हैं, उसी तरीके से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के नेता है। अगर जो लोग इस देश के संविधान को खतरा पहुंचाना चाहते हैं, देश की जमहूरियत, भैया विकास जी एक मिनट रुकूंगा। अभी संविधान का मसला नहीं, जब रैली शुरू हो जाएगी तब संविधान का मसला आएगा। अभी टिकट का मसला है, भ्रम मत फैलाओ। अभी संविधान का मसला नहीं, संविधान का मसला होगा जब माइक लग जाएगा।
देखिए ठीक, अबे रुक जा भैया, अरे आप ही अकेले चुनाव देखे हो, आप ही राजनेता हो, हम नहीं देखे चुनाव। अभी संविधान नहीं आया है, अभी चला ही नहीं घर से। जब मंच लग जाएगा शीशा मुंह में तब संविधान आएगा, अभी नहीं। अभी तो ये कि सीटें कौन कितनी लड़ेगा। क्या आपने एक मोटी बात कही, कपीश जी ने सुनी नहीं सुनी, मैं एक बार रुक जा भैया, मैं दोबारा उनको सुनवा दूं, पुनर्रेखांकित कर दूं। कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन हुआ है 50-50 के आधार पर, बराबरी के आधार पर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या अब समाजवादी पार्टी समझे, बाकी में उन्होंने कह दिया कि अगर क्षमता होगी, हैसियत होगी, उसके आधार पर निर्णय करेंगे हरियाणा और महाराष्ट्र पर। खैर, रोहित अग्रवाल जी, आपकी पार्टी भी मेरे ख्याल से 2-3 सीट मांग रही है, उसकी तरफ से भी मैं रोज सुनता हूँ, सोशल मीडिया पर भी चीज़ें आ रही हैं कि भाई गाजियाबाद में भी हमको मौका दिया जाए और खैर में भी दिया जाए और मीरापुर में भी दिया जाए। आपकी कुछ बातचीत आगे बढ़ी? देखिए अमिताभ जी, हमारी बातचीत तो आगे है ही, परंतु ये इन लोगों की बातचीत में मामला कुछ बिगड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस वाले कहते हैं इनिशिएटिव किया राहुल गांधी जी ने, समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि बड़ा हृदय दिखाया भैया जी ने। तो यहाँ हमको तो कुछ लग रहा है कि कुछ वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है कि बड़ा कौन, अखिलेश यादव या राहुल गांधी। क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर है। राहुल गांधी नेशनल फोरम पे बड़े हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश फोरम पे बड़े हैं, और अखिलेश यादव अब पेनिट्रेट करना चाहते हैं नेशनल में कांग्रेस के सीने पे चढ़ के। और कांग्रेस कह रही है तुम्हारा उत्तर प्रदेश में कुछ था नहीं, 6 सीटें तुम तो भैया कटोरे में पा गए बिना मतलब हमारी बदौलत। और अब तो स्थिति वर्चस्व की आ गई है। देखिए हमारा तो मामला बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमारी तो कोई डिमांड है नहीं। मीरापुर के हमारे विधायक सांसद हो गए, वो तो हमारी सीट है ही। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भाई जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे सिंबल पर लड़ना चाहेगी वो लड़ा देगी, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो हैंडपंप ही पहचाना जाता है। सबको पता है कि हैंडपंप होगा तो भैया मुस्लिम वोट भी आएगा, उसके ऊपर दलित वोट भी आएगा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं पिछड़ा वोट भी आएगा। तो स्थिति बिल्कुल साफ है। तो हमको, हमारा और भारतीय जनता पार्टी का तो स्थिति क्लियर है, पर यहाँ तो रात को 1-1 बजे तक दूसरे वाले खेमे में बैठाए जाते हैं और उसके बाद कह दिया जाता है कि कौन अखिलेश, इस तरीके की बयानबाजी होती है। और अब तो नई बयानबाजी शुरू हो गई है कि भैया जी ने ज्यादा एहसान किया है कि राहुल गांधी जी ने बड़ा एहसान किया है। तो ये स्थितियां तो देखिए बिगड़ती जा रही हैं अमिताभ जी, स्थितियां जो है कंट्रोल के बाहर होती चली जा रही हैं। ये जो संविधान बचाने आए थे ये फिलहाल अपना गठबंधन बचाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अजय राय ने तो कह दिया भैया कि 5 सीटें नहीं दोगे तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा नहीं। अब समाजवादी ने भी कह दिया कि ठीक है चलो 5, भाई 10 की 10 हारनी है उत्तर प्रदेश में, चलो 5 अगर कांग्रेस को दे भी दें तो उधर हरियाणा और उधर कहीं थोड़ा बहुत ढूंढ लें, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी स्थिति देख लें कि क्या है क्या नहीं है। तो स्थिति देखिए अमिताभ जी बिल्कुल साफ है कि इनका गठबंधन अब बचने वाला नहीं है। ये जनता को खूब ठग चुके, जितना ठगना था। वो संविधान की लाल किताब लेके घूम चुके, पन्ने नहीं पता थे कितने हैं उसके अंदर, परंतु किताब लेके बढ़िया से घूमते थे वो कि हाँ भैया देखो ये किताब खत्म हो जाएगी। हमको तो अब तो ये शक होता है वो लाल किताब के अंदर के पन्ने में संविधान लिखा भी था या कांग्रेस का संविधान लिखा हुआ था उसके अंदर। तो स्थितियां देखिए बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि जिनकी जबान अयोध्या पे नहीं खुलती, जिनकी जबान वेस्ट बंगाल के डॉक्टर की हत्या पे नहीं खुलती, जिनकी जबान संदेश खाली पे नहीं खुलती, तो जनता भी तो देख रही है कि ये जो अराजकता फैल रही है देश के अंदर, महिला सुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा कांड करने वाले कौन? यही इंडिया गठबंधन के साथी। दिल्ली में तो देखिए सब मामला दूध का दूध पानी पानी हो चुका है। भाई आम आदमी पार्टी कह चुकी भैया तुम कौन, हम पहचानते नहीं। कांग्रेस कह रही है साहब सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है आम आदमी पार्टी। वहां तो मामला पानी पानी दूध का दूध हो ही चुका है। अब बचा हुआ उत्तर प्रदेश है, वहां पे 10 सीटें हारने के डर से समाजवादी कह रही भैया यहाँ कांग्रेस को जो लेना देना है। ठीक है रोहित बाबू, मैं कपीश जी के पास चलूंगा। कपीश जी, ये बड़ी बात कांग्रेस ने कही कि भाई उत्तर प्रदेश में तो देखो 50-50 की बात है, बाकी देश भर में आप जहां भी सीट मांगोगे तो आपकी, जैसे नहीं लोन मांगो तो सिविल देखी जाती है कि भाई आपकी हैसियत है कर्जा लेने की, चुका पाओ कि नहीं। तो उन्होंने कहा वैसे पॉलिटिकल सिविल देखेंगे, अगर आपके हिस्से में कहीं कोई एक आध सीट जीतने की स्थिति बनेगी तो उस पर चिंतन करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 50-50 का है। 50-50 का नहीं है, 100% का है। 10 की 10 पे कांग्रेस लड़ेगी या 10 की 10 पर सपा जी। और यहाँ सिविल विल में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कभी एनपीए ना माफ किए हैं, ना एनपीए पर विश्वास करते हैं, ना राइट ऑफ करते हैं। देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। अब बात एक चीज तो साफ हो गई जी। रोहित भाई ने कह दिया कि कमल छाप फूल जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहचाना ही नहीं जाता है, हैंडपाइप पहचाना जाता है। ऐसे
जिसका अस्तित्व जो है वो किसी ना किसी दल के पैरासाइट होने पर ही होता है। लड़े तो थे चौधरी साहब 19 का, और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अखिलेश भैया का दिल बहुत बड़ा है। ना बड़ा होता तो आपके तो 9 विधायक हमारे दम पे थे, उसके बाद 35 और जोड़ के आपको राज्यसभा भेज दी, और उसी राज्यसभा की सीट से आप मंत्री बने हो, एहसान वाले। इसमें कहां दो राय। और स्वार्थपना देखिए किस हद का। हाथरस में गए थे साहब आंदोलन के लिए, और जिस योगी सरकार ने लठियाया कस के, मार लाठी, लाल हो गया। और लाली मेरी लाल की जिद देखो तितलाल, और लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। मंत्री पद पा गए और लाल हो गए। अब इनको मणिपुर नहीं दिखता साहब, इनको बदलापुर नहीं दिखता साहब, इनको फर्रुखाबाद नहीं दिखता साहब, इनको बिहार नहीं दिखता साहब, कुछ नहीं दिखता, हरियाली के अंधे हो गए। अब ये है इनके पार्टी का स्तर। और बता रहे कि कमल को कोई पहचानता ही नहीं है। कपिल जी, छोड़ो भागवत दुबे जी, कमल तो कोई पहचान ही नहीं रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। नाम मत लेना पश्चिम में, एकदम इन्होंने साफ कहा है कि कमल वहां केवल कपिल जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उनको नेम कर रहे हैं इसलिए। भैया बोलो रोहित जी। हाँ देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। तो समाजवादी पार्टी वाले भी जानते हैं कि साइकिल को कोई नहीं पहचानता पश्चिम उत्तर प्रदेश में। साइकिल की स्थिति इतनी गंभीर है वहां पे कि 1500 वोट से ज्यादा की स्थिति है नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि बार बार कपिल भाई कहते हैं कि माननीय जयंत चौधरी जी को हाथरस में लाठियां पड़ी। कपिल भाई 2 मिनट चुप हो जाओ, 2 मिनट चुप हो जाओ, अच्छा लगेगा। कपिल भाई आपका सारा दर्द एक ही बार में खत्म कर देंगे। अरे आपका सारा दर्द एक ही बार में खत्म कर देंगे, एक बार चुप तो रहो। अरे भाई साहब, जो मुंह में बवासीर हो गया है वो दर्द ठीक कर देंगे एक ही बार में। सुन तो लो, एक ही बार में ठीक कर देंगे। कपिल भाई बवासीर का दर्द एक ही बार में, एक ही टैबलेट दे रहा हूँ, ज्यादा टैबलेट नहीं है। बवासीर का इलाज एक ही टैबलेट दे रहा हूँ आपको। चुप तो रहो। अरे खून फेंक दोगे भाई, बवासीर टैबलेट और आपके भैया जी एहसान अपने रात के घूमते हैं, इलाज करा लो, चाहे वो कपिल भाई एक ही टैबलेट दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। सुन तो लो, परमानेंट इलाज, परमानेंट इलाज कर दूंगा आपका। सुन तो लो एक बार, सारा दर्द एक बार में समाप्त। कपिल भाई 12 जरूरत नहीं पड़ेगी टैबलेट की, एक बात में सुन तो लो। अरे भैया सुन लो महाराज, आदत डालो सुनने की। अभी विपक्ष में पहुंचना है, ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। बहुत लंबा वनवास है आपका, आपका वनवास खत्म होने वाला नहीं है, ये वनवास बहुत लंबा चलने वाला है। भाई सुनो, आराम से सुनो, जरा ठंडे दिमाग से सुनो। अरे एक ही टैबलेट पे आपका दर्द समाप्त, बवासीर का इलाज एक टैबलेट में सुनो तो। अब लोगे नहीं टैबलेट भैया, बिलाते रहो, चपते रहो, ऐसे बवासीर का दर्द। भाई साहब एक टैबलेट पे आप इलाज दे रहे हैं, आप नहीं किया रहे भाई, ऐसे कैसे चलेगा कपिल भाई? अभी तो बहुत लंबा वनवास चलना है, वनवास इतना लंबा चलना है अभी। आप ठीक भाई, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, कपिल जी को भी और रोहित अग्रवाल को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। ठीक, एक मिनट रुकिए भाई कपिल बाबू। राजनीति में कोई कभी खत्म नहीं होता कपिल बाबू, ठीक। मेरी अपनी समझ ये कहती कि कल क्या होगा किसी को पता नहीं। मान लीजिए कल कोई परिस्थिति बने और जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करें ना, तो भी अखिलेश यादव ऐसे ही बाएं फैला के स्वागत करेंगे। हमने देखी है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। राजनीति, आप रुक जाओ भाई, आप बीच में नहीं। राजनीति में ऐसा मत समझिए कि कोई खत्म हो गया। पशुपति पारस के लिए मरसिया गा दिया था सबने कि खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, पिट गए। क्या परसों पशुपति पारस और गृह मंत्री के साथ 40 मिनट बैठे और आ गए फिर लाइट में। ये तो जयंत चौधरी है, ये तो चरण सिंह का परिवार है। इसलिए ऐसा भी कहना ठीक नहीं है। और आपके साथ ये रहे हैं तो आपने इनकी उपयोगिता समझी होगी, तभी साथ रखा होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई आपने वो धर्मादा खोला था, भंडारा तो चल नहीं रहा था। देख समझ के किया होगा अलायंस, इनने भी आपने भी। इसलिए किसी के साथी के बारे में ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं। आनंद जी भाई, समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल वो कह रही है कि 10 सीटों पर
कांग्रेस लड़ेगी और 10 पर हम लड़ेंगे। अब इस सवै भूमि गोपाल की वाला जो भाव होता है कि भाई बोले आपका मकान कहाँ है, बोले मकान हमारा क्या, सवै भूमि गोपाल की, वो भाव जब आ गया है तो आपके यहाँ गठबंधन की स्थिति क्या है? क्योंकि हमने सुना संजय निषाद ने भी 10 प्रभारी घोषित कर दिए। मुझे किसी ने बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि निषाद जी 10 सीटों पर प्रभारी कर दिए। क्या वहां भी ऐसी स्थिति है कि 10 सीटों पर राजभर लड़ेंगे, 10 पे निषाद, 10 पे भाजपा, 10 पे जयंत, 10 पे अनुप्रिया और 10 पे भाजपा? अमिताभ जी देखिए, जहां तक बात रही हमारे एनडीए की गठबंधन की, तो हम एकजुट होकर इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे का सहयोग करके ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो झूठ और फरेब वाला गठबंधन, इसकी परत खोल के जनता के सामने रखें। प्रश्न से भाग रहे, क्या शानदार, भाग रहे, क्या शानदार हंसते हैं आप, प्रश्न से भाग रहे। ये अच्छा लग रहा है मुझे, कम से कम आपको हंसते हुए देख के लग रहा है कि कुछ आपका बढ़िया होने वाला है। प्रश्न से भाग रहे। खैर अग्निहोत्री साहब का प्रश्न बड़ा धारदार होता है, ये भाग लेना। नहीं, उसी पे आ रहा। तो निषाद जी ने प्रभारी में, स्वाभाविक सी बात है कि हम चुनाव में जा रहे हैं तो जितने भी हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं वो अपनी अपनी पार्टियों के प्रभारी बनाएंगे ही बनाएंगे। वहां तैयारी कैसे होगी? वो अपने स्तर से तैयारी करेंगे तो तैयारी के लिए प्रभारी भी बनाए जाते हैं और ये परंपरा है। अब सपा में तो होता नहीं है, क्योंकि यहां तो न प्रभारी है न कोई है, यहां कोई प्रभारी नहीं है, यहां परिवार ही भारी है, उसमें भी मारामारी है। तो इसलिए सपा को नहीं समझ में आएगा कि प्रभारी का महत्व क्या होगा। नहीं, उन्होंने 6 प्रभारी बना दिए भैया, शिवपाल जी को कटहरी दे दिया। वो देखिए, वो सब तो सिर्फ दिखावे के लिए है ना, तो सब दिखावे के लिए। अच्छा, जो 37 चच्चा बेचारे कच्चा ही खाते रहे। वो तो चच्चा इस बार भी इंतजार कर रहे थे, लास्ट में गच्चा खा गए। अभी देखिए प्रभारी बना के उनके ऊपर वो क्या भारी भारी काम करते हैं। और कुल ठीक है, लेकिन 43 से 33 आपको कर दिए, 10 सीट। भाई साहब चिंता न करिए, आप इतना नीचे जाएंगे सोच नहीं पाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप बताइए, कमल शाह पहलवान है, कपीस जी, आज मुझे लग रहा है आपको कोई आश्वासन दे दिया है, कमल को कोई ज्यादा ही खुश होकर आप डिबेट कर रहे हैं। अच्छा आनंद भाई, एक बात बता दीजिए, आज अच्छा वस्त्र भी हम लोग का एक रंग का है, अच्छा हरियाली है। खैर, मैं एक बात कह रहा हूँ, रोहित भाई कह रहे हैं कि कमल को कोई पहचानता ही नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां हैंडपाइप पहचाना जाता है। देखिए, आप चूंकि वकील हैं, वो कहते हैं ना कि वो कह दो उन अदालत के गुजरे हुए गवाहों से झूठ तो बोले मगर झूठ का सौदा है, तो आप सौदा कर ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां हैंडपंप को पहचानते हैं, तो उसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने? अगर उनकी पार्टी को लोग वहां पहचानते हैं, वो कह रहे हैं कि कमल को नहीं पहचानते। पार्टी नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। अगर ये रिकॉर्डिंग आप हमको सुनवा दीजिए तो आप कहिए। कह रहे हैं कि वहां पे पश्चिम में तो केवल हैंडपंप पहचाना जाता है। नहीं तो वो क्या कहें कि साइकिल को पहचाना जाता है? नहीं, कमल और हैंडपाइप दोनों को पहचाना जाता है। हमें तो बड़ी तकलीफ हुई कि कमल को नहीं पहचाना जा रहा है, जिसके पास मोदी और योगी है। नहीं, बड़ा अच्छा, बड़ी तकलीफ हुई इस बात से। नहीं, बड़ी आपकी विचारधारा बड़े कट्टरपंथी हो, लेकिन भाई हम लोग लोकतंत्र में सबको सराहते हैं। भ्रम फैलाने की कोशिश कर लो, भ्रम फैलने वाला नहीं है। ठीक है, अब मैं बोल। अरे हम तो प्यार बांटते हैं, आपको राज्यसभा बांट दी, 9 विधायक बांट दिए, 7 सीटें दे रहे थे, 2 वालों के पास चले गए डंडा खा के। अब क्या हम कहें, आप प्यार समझते ही नहीं है। मैं बोल लूं क्या? जी एक मिनट भाई, अभी केवल आनंद दुबे, एक मिनट रुको भाई, सब लोग रुको, एक करके बोलो। आनंद दुबे जी। हाँ, तो अमिताभ जी, आपने देखा 19 का भी चुनाव हुआ, इसके पहले जो भी हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, कभी आपने देखा कि गठबंधन में रहते हुए, देखिए ये अलग विषय है कि ओम प्रकाश जी हमारे गठबंधन से बाहर रहे, तब उन्होंने क्या कहा, गठबंधन में रहते हुए क्या आपने ऐसा सिरफुटौल देखा, गाली गलौज देखा? इनका तो आप देखिए ना, गठबंधन में रहते हुए एक दूसरे को गाली दे रहे थे, गठबंधन में रहते हुए एक दूसरे की छीछालेदर कर रहे थे। कहीं आप बता दीजिए 19 के चुनाव में ये 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहीं आपको कोई कंफ्यूजन दिखा?
कितना आराम से जिसको जहां चुनाव लड़ना था, जिसको सीटें मिली वो लड़े। इनके यहाँ तो आखिरी तक माथापच्ची चलती रही, एक दूसरे को कोसते रहे। मध्य प्रदेश से तमाम आपने उदाहरण दिया। हाँ, एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही कि 10 सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में जरूर लड़ेंगे। ये कपीस जी ने जो बात कही है कि 10 पे हम एक दूसरे से लड़ेंगे, माने सपा जो है कांग्रेस से लड़ेगी, कांग्रेस सपा से लड़ेगी। ये बात इन्होंने जो आपके डिबेट में, देखिए इस देश का बहुत लोकप्रिय डिबेट है और आपकी वजह से इसको लोग, ढेर सारे लोग देखते हैं। तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को ये क्लियर कर दिया कपीस जी ने कि 10 सीट पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे से लड़ने वाली। जी कपीस जी, आप इस पर स्पष्टीकरण दे दो, फिर मैं विकास जी के पास जाऊं। जी, हमारे मित्र जो है सरासर झूठ ही बोलते हैं, वकील हम हैं झूठ ये बोलते हैं। अब आप सोचिए, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सर फुटअव्वल था, रहते हुए साथ में सर फुटअव्वल था। अगर हमारे यहाँ साथ रहते हुए सर फुटअव्वल था तो हम कैसे जो है 43 हो गए, आप कैसे 33 हो गए? और आप ठीक, रोहित जी रुको, कपीस जी रुको, मैं विकास जी के पास जाऊंगी। एक मिनट भाई, भाई एक मिनट रुक जाओ। देखो, जब आप लिबर्टी लोगे क्या तो दूसरा भी लेगा। रोहित, रुक जाओ रोहित, रोहित ने कहा कि पश्चिम में तो हैंडपंप पहचाना जाता है। आपने उस पर एक एनेक्सर जोड़ दिया कि रोहित ये कह रहे कि पश्चिम में भाजपा को जानते ही नहीं। ठीक, तो स्वाभाविक है, आपने कहा 10 सीट पर मिल कांग्रेस लड़ेगी, 10 पे सपा लड़ेंगे। आनंद ने उसका ये अर्थ बताया जनता को कि ये बात सच है, समाजवादी पार्टी की 10 सीट पर कांग्रेस और सपा आपस में लड़ेगी। तो ठीक है, जब आप कोलाज बनाओगे तो ये नहीं बनाएंगे। इसीलिए कहा भैया, एक जाप किसी को बहने में पूरी भेजोगे तो दूसरा पूरी के ऊपर बूरा रख के भेजेगा, ये जान लो। ये कपीस जी आप इसलिए ये तो ठीक है, ठीक है, ठीक। एक विषय मेरे दिमाग में है कांग्रेस के लिए, कपीस जी, अरे विकास जी, कल राहुल गांधी ने अपनी एक नई यात्रा की ओर संकेत किया, डीजो यात्रा, डोजो यात्रा, ऐसा कुछ है ना, और कुंग-फू टाइप का जो कराटे वाला जो है मसला, कमिंग सून। उस पर बाकी तो कोई ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन मायावती जी पता नहीं क्यों उस पर फायर हो गई। उन्होंने कहा ये गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित और जो अपनी ज़िंदगी से तंगहाली से संघर्ष कर रहा है, रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, ये उसके साथ भद्दा मजाक है इस ढंग की यात्रा। ये, और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, ये भरे पेट का खेल है, गरीब का मजाक है। विकास जी, अव्वल तो डूजो यात्रा है क्या, डीजो यात्रा जो भी है उसका नाम, और आपको क्या लगता है मायावती जी क्यों अचानक से इतना नाराज हो गई इस पर? देखिए, मायावती जी ने अभी तीसरी बार फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्होंने प्राप्त किया है, और अभी भी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी सर्वनाक पराजय हुई और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहा, और अपने ही बनाए हुए फैसलों को लगातार उन्होंने जिस तरीके से भय, आतंक और भाजपा का जो मोदी सरकार का जो डर उनके अंदर दिखाई पड़ा, उसके बाद अटेंशन का कोई विषय नहीं। और राहुल गांधी आज इस देश के अंदर सर्वमान्य नेता है, और उनको जितना भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने विचारों से इस देश को अपने पक्ष में किया। और आज व्यक्ति ही नहीं, इस देश की तमाम सारी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल राहुल गांधी में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और उनको अपना नेतृत्व सौंपा है, और आज एक देश में नेता विपक्ष है। मायावती जी को इस दलित समुदाय के साथ जो उन्होंने धोखा छलावा किया, उसका करारा जवाब उनको मिल चुका है। अब टीवी फुटेज के लिए किसी भी नेता को अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अगर अमिताभ अग्निहोत्री उनका नाम ले रहे हैं तो इसीलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी जी के उस पुनीत विचार को, जो उन्होंने पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे देश का 140 करोड़ जनमानस समझ चुका है, पर मायावती जी को समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारी और इस देश की समझ से परे। आदरणीय मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, दलितों की नेता हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और ये समय की मांग है कि अगर उन्होंने आकाश को आगे किया है,
युवा पीढ़ी को आगे किया है तो उसको आगे रहने दें, क्योंकि ये युवा भारत मायावती जी से भी वही अपेक्षा रखता है जो राहुल गांधी जी से रखता है, जो अखिलेश यादव जी से रखता है। और योगी जी भी युवा नेता है। युवा नेता को कभी भी कुत्सित मन से, छोटे मन से किसी भी राजनीतिक विचार को अपने शब्दों में नहीं लाना चाहिए। हमेशा युवा नेताओं को प्रोग्रेसिव भारत बनाने की बात करनी चाहिए, और राहुल गांधी जी हमारे इसके सबसे बड़े आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। और ये केवल हम लोगों ने नहीं तय किया है, जो पूर्व में जब लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसके परिणाम आए हैं, जिस तरीके से वो संसद में धार रहे हैं और विकास भाई ठीक वो स्पष्ट कर रहा है कि नेताओं को प्रोग्रेसिव और ईमानदार वक्तव्य देना चाहिए। ठीक, मुझे लगता है कि कांग्रेस की टोन थोड़ी सी बदली है। अब कांग्रेस के साथ वालों को इस टोन का एनालिसिस करना चाहिए। सपा है, टीएमसी है, लालू जी की पार्टी है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल जी में देश की तमाम पार्टियों ने अपनी आस्था व्यक्त की है उनके नेतृत्व में। नेता विपक्ष, लोकसभा के भीतर नेता विपक्ष होना, इस बात की उससे कोई लेना देना नहीं कि आपके अलावा किसी पार्टी ने आप में आस्था व्यक्त की कि नहीं की आपकी लीडरशिप में। वो एक टेक्निकल मसला है। अगर आप किसी पार्टी के पास 10% से ज़्यादा सांसद हैं, चुन के आए हैं, तो वो नेता विपक्ष की स्थिति में आ जाएगी पार्टी। और वो पार्टी चाहे जिसको नॉमिनेट कर दे, कपीश जी को नॉमिनेट कर दे तो कपीश जी हो जाएंगे, विकास को कर दे तो विकास हो जाएंगे। उतना ही सरल है। उसके लिए ऐसा थोड़ा कि ममता बनर्जी की चिट्ठी लगी है कि हम राहुल जी को नेता मानते हैं, और ना इसी चिट्ठी अखिलेश यादव ने लिख के दी, ना स्टालिन ने दी, ना उद्धव ने दी। किसी चिट्ठी थोड़ी नहीं दी। आपकी 99 सीटें थी, 10% से ज्यादा थी, आप एलओपी हो गए मित्र। ये बहुत सहज सरल सिद्धांत है। राहुल गांधी जिस दिन इंडिया ब्लॉक के चेयरमैन हो जाएं, उस दिन तब भी मैं मान सकता हूं कि बाकी दलों ने राहुल गांधी की लीडरशिप स्वीकार की। एलओपी होने से नहीं मानेंगे ना। एलओपी बहुत तकनीकी खेल है। कपीश जी गलत तो नहीं कह रहा। एलओपी होना बहुत तकनीकी खेल है। जिसके पास उतनी सीटें हैं जो एक परंपरा के तहत चाहिए, तो जिसके पास है वो XYZ जिसका नाम दे दे, स्पीकर उसी पर दस्तखत कर देते, कहते भाई चलो ये याद से एलओपी हो गए। जी, मूर्धन्य पत्रकार हैं, आपके विरुद्ध कैसे कोई कह सकता? आपने इतने साल अनुभव अपने शेयर किए हैं। एक बात जरूर कह सकते हैं जी, कि जहां पर मुट्ठी होती है वहां पे ताकत होती है। हर उंगली का अपना एक महत्व होता है। कोई उंगली किसी का नेतृत्व नहीं करती। सहभागिता होती, सभी सहभागी हैं। और राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, उद्धव ठाकरे जी, केजरीवाल साहब, सब एक जैसे, ऐसे बंद मुट्ठी। हम आप कुछ कह सकते हैं अपने भाव से क्योंकि हमारे नेता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक बात है। ये उत्तर कांग्रेस को सुनना चाहिए। कांग्रेस के साथ ये समस्या रही है कि वो सहयोगियों के साथ थोड़ा ही जैसे एटीज होती है, थोड़ा सा जैसे सुविधा में आती है, फिर वो सहयोगियों के साथ, मैं ये शब्द मेरे नहीं, मैं शरद पवार के शब्द स्मरण कर रहा हूँ। शरद पवार ने एक बार कहा था कि कांग्रेस पुराने जमींदार की तरह व्यवहार करना चाहती है। उनका तो वो मंजूर नहीं। राहुल गांधी जी के प्रति सबने नेतृत्व को स्वीकार किया। ये बहुत बड़ा बयान है। इस बयान पे तो बाबेला मच जाएगा। नहीं तो ममता जी से फोन करके पूछ लो। केजरीवाल नहीं मानेंगे, बाकी छोड़ो। उद्धव नहीं मानेंगे, जिस वक्त बुरी स्थिति में, वो भी नहीं मानेंगे। और पवार साहब से तो पूछना भी नहीं। वो कहेंगे बुढ़ौती आ गई इसी दिन के लिए। वो सोनिया गांधी की लीडरशिप नहीं मानने को तैयार थे, तो राहुल गांधी कैसे मान लेंगे? विषय इसलिए मतलब ये गठबंधन में इस चीज को, कपीश जी ने जो बात कही कि मुट्ठी में कोई किसी की उसको स्वीकार नहीं करता, नेतृत्व को, सहभागिता को स्वीकार करते हैं साथ चलने के लिए। खैर, आनंद दुबे जी, आप, मुझे लगता है कि
बीजेपी के लिए इन उपचुनावों को जीतना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक जो नैरेटिव उत्तर प्रदेश में बना और उत्तर प्रदेश के कारण भाजपा का देश भर में जो नैरेटिव बना, उस नैरेटिव को अगर पलटना है तो बाई इलेक्शंस को आपको हर सूरत में जीत के दिखाना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नैरेटिव और आगे जाएगा और बड़े फलक पर जाएगा, बड़ी वेग के साथ जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 33 सीट जीते और 33 और 37 का तो आंकड़ा है। मैं इसमें एक और महीन बात कहता हूं, इस तरह शायद बहस में कभी कही नहीं गई होगी। तो आपने जो भाजपा ने जो 33 सीटें जीती वो भी 19 वाले अंदाज में नहीं जीती। 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख ऐसे नहीं जीती, क्या बस जीत ली। तो ये जो नैरेटिव गया है फैजाबाद हारने से लेके, मुझे लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है आपके लिए। अगर ये नैरेटिव नहीं पलटा तो इस नैरेटिव के साथ 27 में जब आप चुनाव में जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। अमिताभ जी देखिए, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या तो जीतता है या सीखता है। तो अगर कहीं कोई कमी रही है हम इसको स्वीकार करते हैं, हम पहले दिन से स्वीकार कर रहे हैं। कहीं कोई चूक रही है, कहीं कोई वजह रही है, विपक्ष के जो झूठे नैरेटिव हैं वो कुछ कामयाब रहे, कुछ और कमियां रही होंगी। लेकिन मैं आपको इस डिबेट में आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं इनमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय हासिल करेगी। वो इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जनता हकीकत को समझ चुकी है कि किस तरह से उनको झूठ बोला गया, उनसे किस तरह से भ्रम फैलाया गया, कैसे खटाखट और 8500 रुपये अकाउंट में डाल देंगे का झूठ बोला गया। और ये खटाखट वाली स्कीम के जो है ना राहुल गांधी जी, वहां देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में एकदम फटाफट क्या हुआ जा रहा है। वहां सुक्खू जी कह रहे हैं तनख्वाह देने को पैसा नहीं, ये स्थिति हो चुकी है। एक प्रदेश नहीं संभल रहा है, हिमाचल प्रदेश। तो जनता बहुत बारीकी से इन लोगों को देख रही है। इन्होंने जिस तरह से भ्रमजाल बनाया था उसको भी समझ चुकी है। और जैसे अयोध्या में आप देखिए, कन्नौज में देखिए और लखनऊ में देखिए, जिस तरह से इनके पार्टी के लोग, नेता पीड़ित कार्यों में लिप्त पाए जा रहे हैं और अखिलेश यादव जी भरपूर बेशर्मी के साथ उनका बचाव कर रहे हैं, उनसे बुलाकर मिल रहे हैं। जनता इस बात को देख रही है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो उपचुनाव है, हर चुनाव का अपना अलग अलग मोड होता है, अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन ये उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और ये जो इंडी और घमंडिया गठबंधन है ना, उसको उसकी वास्तविक स्थिति में लाके खड़ा करेगा। विकास जी, राहुल गांधी की कुछ योजनाएं आईना सामने रखे बड़ी लोक लुभावन थी, आईना इनके सामने स्वाभाविक तौर पर। जब आप किसी से कहते हैं भाई 1 लाख रुपए आपके खाते में जाएगा, खटाखट, तो आदमी पागल हो जाता, कहता भैया बताओ कहां मोहर लगाए, कहां बटन दबाएं। 1 लाख रुपए बड़ी रकम है। अब उसका कांग्रेस शासित राज्यों में जो स्थिति है, और उसमें खासतौर पर जिसका जिक्र आनंद कर रहे थे, हिमाचल की जो स्थिति है, हाहाकारी परिस्थिति बन गई। आपको लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं, जहां आप शासन में हैं वहां आप प्रबंधन नहीं कर पा रहे, तो फिर दूसरे राज्य उस पर भरोसा कैसे करेंगे? ये चीज अब आगे आने वाले चुनाव में आपके लिए विश्वसनीयता का संकट पैदा करेगी कि भाई 1 लाख कैसे दे पाओगे? वहां तो सरकार ने हाथी खड़े कर दिए। वो करे हमारे अपनी तनख्वाह का पैसा नहीं बचा, हम बाकी क्या करें? विकास जी,
चलिए विकास जी से भी जुड़े कुछ तकनीकी समस्या है। कपिल जी वो इस सवाल, लोकसभा के चुनाव में आपने जो वादे किए, क्या सरकार नहीं बनी, लेकिन आपको जनता ने अच्छा समर्थन दिया और बड़ा चमत्कारिक समर्थन दिया। मुलायम सिंह जी के आंकड़े से अखिलेश जी आगे ले गए पार्टी को। लेकिन फिर जनता ये भी सोचती है कि भाई अब इनको यार दिया था लेकिन ये तो कुछ कर नहीं, बनी नहीं सरकार, ठीक, और जहां सरकार है वहां चला नहीं पा रहे कांग्रेस आपके साथी। तो वो जो एक खिन्नता वाली स्थिति जनता की बनती है, वो खिन्नता की स्थिति अब आपको आने वाले चुनावों में फेस करनी होगी। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो था कि हम आएंगे तो जात की जनगणना, हम आएंगे 1 लाख रुपया, हम आएंगे रसगुल्ले का डब्बा, 5 किलो देसी घी टाइप कुछ भी बोल दो, वोट पड़ गया। अब जनता देखती कि यार कुछ फायदा तो हुआ नहीं, देन फिर मोह टूटता है। जी अमिताभ जी, अब हम कहें जी, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है, जिस हिमाचल प्रदेश की आप तुलना कर रहे हैं उसकी हालत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही खस्ता हो चुकी, और ये केंद्र के चुनाव का वादा था, और ये दुनिया को पता था कि जब हम केंद्र के चुनाव में जीत करके आएंगे, जैसा हम चाहते थे कि हम जीत करके आए, हम लोगों ने भरपूर ताकत से लड़ा था और बहुत समर्थन प्राप्त किया, इसमें कहीं दो राय नहीं। सोचिए कि मोदी जी को भी बड़े संघर्ष से विजय प्राप्त हुई, 2 बजे तक पीछे चल रहे थे, और कई बूथ ऐसे हैं जहां उनकी बोहनी नहीं हुई है, एक भी वोट नहीं पाए। इस हकीकत को स्वीकार करते हमने कभी नहीं कहा कि हम सेंट्रल के अंदर आ गए और हमने 15 लाख का जुमला फेंका था, ये जुमला है, हमने कभी नहीं कहा। कहां है स्मार्ट सिटी, कहां है बुलेट ट्रेन, कहां चल रही है, किसने देख लिया? लेकिन हकीकत एक बात कहते हैं कि ये सब आप जो कह रहे हैं मायने रखते हैं, लेकिन नैरेटिव समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने नहीं गढ़ा, ये तो आप भी हकीकत जानते हैं। जब इनके 4 सांसद खड़े होकर के कहते हैं कि साहब हमें 400 पार कराना है ताकि हम संविधान बदल दें, ताकि हम आरक्षण समाप्त कर दें, तो ये गढ़ रहे हैं, इनके सांसद गढ़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन गढ़ रहा है? नैरेटिव गढ़ना इनका काम है, नैरेटिव गढ़ना नहीं, हकीकत गढ़ना हमारा काम है। बेरोजगारी पे हमने बात की, आज भी हम उसी चीजों पे चल रहे हैं, आज भी। और देखिए ये कह रहे थे अमिताभ जी, बस एक मिनट, अमिताभ जी ये कह रहे थे दुबे जी कि कितने बेशर्म हैं। अरे बेशर्मों को कोई दुनिया बेशर्मी तो दिखेगी। आप बताओ, बिल्किस बानो की आप सजा कम कर देते हैं उसमें, उसके आप कठुआ के जो है बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। स्वामी चिन्मयानंद बहन बेटियों की से तेल मालिश कराने वाला, यौन उत्पीड़न करने वाले के ऊपर से योगी जी एक भोगी का मुकदमा उठा लेते हैं। किस बात के योगी हैं आप? किस बात के योगी हैं? आपको अपने माननीय न्यायालय पे आप क्या है, मैं क्या कहूं, हमारे मठाधीश है इसलिए कह भी नहीं पा रहा हूं कि वो बेशर्म, मैं नहीं कह पा रहा, क्योंकि हमारे कपिल जी समय कम है, आनंद दुबे आप कुछ कहना चाह रहे थे, लास्ट कमेंट। मैं नहीं कह पा रहा। ठीक है कपिल जी, आगे बात अच्छे से आगे। आनंद दुबे, देखिए जिस तरह से मर्यादाओं को ताक पे रख के समाजवादी पार्टी ने बचाव किया है, आप ये बताइए डीएनए टेस्ट की जो मांग हुई वहां पे, या जिस तरह से कन्नौज में, और छोड़िए लखनऊ वाली घटना में, और पार्टी ऑफिस में बुला के अखिलेश यादव जी मिल रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा आप बताइए। और इतना ही नहीं, उस आरोपी के ऊपर समाजवादी पार्टी के सरकार में भी कई मुकदमे दर्ज है, और जब मुख्यमंत्री जी ने उसका नाम लिया तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि यादव होने की वजह से नाम लिया गया, तो आपकी सरकार में उस पर क्यों मुकदमा दर्ज था? अरे ये कितनी शर्मनाक चीज है जिसको लेकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, बलात्कार जैसी चीजों पर राजनीति कर रहे हैं, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए चले जाते हैं। अगर कोई मुसलमान है आतंकी पकड़ा गया है, कहेंगे नहीं वो आतंकवादी है ही नहीं, वो तो फरिश्ता है, मुसलमान होने की वजह से उसको फंसाया जा रहा है। इस तरह की सोच के साथ ये लोग देश और प्रदेश चलाना चाहते हैं। जनता कैसे इनको वोट देगी? जनता इनकी हकीकत को समझ चुकी है, ये किसी के नहीं है। आरोपी अगर मुसलमान है तो वह चाहे दलित बेटी के साथ बलात्कार करे, चाहे वो पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ बलात्कार करे, चाहे वो किसी के साथ करे, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी।
ठीक क्योंकि ठीक है आनंद जी, कपिल जी अभी रुकना होगा, समय समाप्त हो रहा है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने आरंभ में कहा था, ये उपचुनाव महज उपचुनाव नहीं है। 27 के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त यहीं से मिलेगी जो उपचुनाव जीतेगा, ये जान लीजिए। लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन चूंकि खराब रहा है, इसलिए भाजपा के लिए और ज्यादा जरूरी है ये उपचुनाव जीतना। जरूरी सपा के लिए भी है, लेकिन भाजपा के लिए डबल जरूरी है। 10 सीट से सरकार की सेहत पर बहुमत का कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन नैरेटिव का अंतर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। उसके अंदर एक मैं संगठन की बात बताता हूं। बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटियां बनाने का एक प्रयोग भाजपा ने किया, ठीक। उत्तर प्रदेश के परिणाम बताते हैं कि बूथ कमेटियां कहीं नहीं चल रही थी, डिफंक्ट थी। और अगर वो डिफंक्ट नहीं थी तो उत्तर प्रदेश में जमीन के नीचे इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था, भाजपा के शिखर नेतृत्व को क्यों नहीं बताया गया? अगर बूथ कमेटियां होती तो बताती। और सब बात छोड़ो, जो कपीश कह रहे थे बनारस में बूथ कमेटियां काम नहीं कर रही थी, क्या सच नहीं? जहां से प्रधानमंत्री जी लड़े चुनाव, अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता था? भाजपा को भी अपना घर और आंगन दुरुस्त करना होगा। चुनाव केवल मंच से नहीं जीता जा सकता, नहीं। नेता मंच से ऊर्जा पैदा कर सकता है, लेकिन उस ऊर्जा को नीचे व्यवस्थित करना, चैनलाइज करने के लिए संगठन को करना होगा। इस लड़ाई में भाजपा में बहुत सारा समय खराब हो गया कि संगठन बढ़ा के सरकार। अगर संगठन बड़ा के कहे अपने को, तो उसको फिर वैसा आचरण भी करना होगा। ये पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष ये कहां गए? और अगर ये थे तो इनको अंदाज ही नहीं लगा। ये बड़ा प्रश्न है। समाजवादी पार्टी के लिए मसला ये कि कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे के प्रति जनता की नाराजगी है, उसके कारण आप लाभान्वित हो जाते हैं। फिर जनता को सेकंड थॉट आता है, परिणाम आ जाने के बाद वो कहते हैं यार ज्यादा सजा हो गई, हम इतना नहीं चाहते थे। जनता का मूड फिर स्विंग करता है। समाजवादी पार्टी के लिए वो चुनौती रहेगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। छिंदवाड़ा में एक बार कमलनाथ हारे और बागपत से जब पहली बार चौधरी अजीत सिंह हारे, तो दोनों जगह के लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा भाई हम तो थोड़ा झटका देना चाहते थे इन्हें, ये तो हार ही गए, ये गलत हुआ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई लोकसभा चुनाव के परिणाम में, सच है। 33 और 37 में अंतर है। लेकिन अब ये सपा को देखना होगा कि उसके साथ ये जो समर्थन आया ये उसका है, ये भाजपा से नाराजगी के कारण है। अगर ये उसका है तो फिर उसके लिए फायदेमंद है, और भाजपा से नाराजगी के कारण है और भाजपा ने अपने प्रति नाराजगी को कम कर लिया तो समाजवादी पार्टी के लिए फिर दिक्कतें हो सकती हैं। सपा को भी इस टेम्पो को मेंटेन रखना होगा एट एनी कॉस्ट। 27 का चुनाव अगर वो जीतने के लिए लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस की अभी मैं चर्चा बहुत नहीं करूंगा, क्योंकि जहां वो कांग्रेस साइकिल पर पीछे बैठी उत्तर प्रदेश में, देश में वो नेता कहां है मैं नहीं पढ़ता, उत्तर प्रदेश में तो हैंडल अखिलेश यादव के पास है, इसलिए मैं उन्हीं के पीछे कांग्रेस को मानकर चलता हूं। अखिलेश यादव ही लीड कर रहे हैं और 27 और 24 के बीच का इम्तिहान है ये बाई इलेक्शन का। लाल रंग और काले रंग से मसला हल नहीं होगा। जनता की रुचि रंगों में नहीं। ठीक का लाल रंग पवित्र है, रंग है। योगी जी ने भी इसीलिए कहा कि कहां लाल रंग और कहां काला कारनामा। लाल रंग तो पवित्र है ही, लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दनन जय 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 कपिशूर, कपिश जी ने कहा, ठीक बात है। लेकिन जनता राजनेताओं के वास्तविक रंग जानती है। लाल और काले सब ऊपरी रंग है, वास्तविक रंग उसको लुभाना चाहिए जनता को, तो फैसला आता है आपके पक्ष में। क्योंकि जनता
के चश्मे से कोई रंग छुप नहीं सकता, जिसको हम लोग बोलते ट्रू कलर्स। ओरिजिनल रंग क्या है आपका, व्यक्ति का, नेता का, पार्टी का, जनता जानती है और जानती है। और 5 साल में एक बार जब उसको अवसर मिलता है ईवीएम पर, तो उसका प्रकटीकरण भी कर देती है कि हम जानते हैं। इसलिए मैं कहूँगा ये चुनाव दोनों नेताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अखिलेश जी और योगी जी के लिए, और भाजपा और सपा दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का जो संदेश जाएगा भाजपा के संदर्भ में कहूँ तो वो देश भर में जाएगा। सीटें 10 हैं, उत्तर प्रदेश भर की हैं, लेकिन यहाँ के बाई इलेक्शन का परिणाम की समीक्षा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होगी, क्योंकि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है। भाजपा को एक ख्याल रखना होगा। धन्यवाद।